नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर आपके लिए लेकर आ गई हूं। रण क्षेत्र क्योंकि बिहार की धरती बनी हुई है, रणभूमि राजनीति की है और राजनीति की इस रणभूमि में सबसे ज्यादा जो चर्चा रही वो रही बिहार में हुए एसआईआर। वो एसआईआर प्रक्रिया जिसे विपक्ष ने वोट चोरी का नाम दिया, लेकिन वो प्रक्रिया रुकी नहीं। सड़क से लेकर संसद तक ये मुद्दा गरमाया, सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक पहुंचा, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो होकर रहेगी। और आज का दिन, आज की तारीख इस लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि फाइनल वोटर लिस्ट आज सामने रख दी गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां गर्म लावा बन चुकी है। राजनीतिक सरगर्मी अपने चरम पर है और इसी बीच निर्वाचन आयोग ने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी कर दी है। आंकड़े थोड़े चौंकाने वाले हैं क्योंकि पहले बिहार में कुल मतदाता थे 7,69,69,844, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 65 लाख नाम काटे गए थे। ये 65 लाख जो कटे थे नाम, जिसे लेकर लगातार विपक्ष ने हो हल्ला किया। अब ये कौन कौन थे? इनमें से 22 लाख वो थे जो अब इस दुनिया में नहीं है। 36 लाख ऐसे थे जो साफ तौर पर ये कहा जा रहा था कि विस्थापित हैं, और 7 लाख ऐसे थे जिनका एक नहीं दो जगह पर उनका वोटर आई कार्ड था। और ऐसे में ये जरूरी हो गया था कि शुचिता के लिए, क्लीनिंग के लिए ये प्रक्रिया की जाए, और इसी लिहाज से ये प्रक्रिया हो रही थी। 65 लाख नाम जब कट गए थे तो कुल संख्या घटकर 7.24 करोड़ यानी 7,24,00,000 रह गई थी। विपक्ष ने इसे ही मुद्दा बनाया, सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई, आरोप लगाया कि चुनाव आयोग सत्ताधारी गठबंधन के इशारे पर काम कर रहा है, यानी संवैधानिक संस्था पर ही आरोप उमड़ दिया गया था। लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने तस्वीर साफ कर दी है। फाइनल वोटर लिस्ट में 14 लाख नए मतदाताओं को जोड़ा गया है, और अब ये जो 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं, इसमें भी आपको समझना होगा कि दरअसल 16 लाख आवेदन पहुंचे हुए थे निर्वाचन आयोग के पास, जिसमें से 14 लाख नए वोटर्स थे और 2 लाख के लगभग कुछ वोटर्स थे जिन्होंने अपना नाम कटवाने के लिए आवेदन किया था। यानी खुद वोटर ही इनिशिएटिव ले रहे थे कि इस बार ये जो क्लीनलीनेस चल रहा है, ये जो स्वच्छता अभियान वोटर लिस्ट का चल रहा है, वो स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि बिहार में बिहार की जनता को ही ये अधिकार है कि वो वोट डाले, न कि कोई घुसपैठिए। और इस लिहाज से 14 लाख मतदाता कहे जा रहे हैं कि इस वोटर लिस्ट पे नए जोड़ दिए गए हैं। मृतक और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाया गया, स्थानांतरण कराने वालों का पता अपडेट किया गया, और जिनका नाम छूट गया उन्हें वापस सूची में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि उद्देश्य सिर्फ यही है कि मतदाता सूची में केवल पात्र भारतीय नागरिकों के नाम ही रहें। इसीलिए जो लोग वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे उन्हें ये पंक्ति समझनी चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया है, और ये प्रक्रिया इसलिए जरूरी है कि जो इंडियन है, जो भारतीय है, जो भारत का रहने वाला है, केवल उन्हीं के नाम इसमें शामिल हो, कोई घुसपैठिया ना हो। लेकिन इन सब के बीच हो हल्ला हुआ था, और सवाल यही है कि अगर ये प्रक्रिया पारदर्शी और संवैधानिक है तो फिर विपक्ष इतना आग बबूला क्यों हुआ? क्या इसलिए कि फर्जी वोटर और घुसपैठिए जिनके सहारे चुनावी गणित साधा जाता था, उनका नाम सूची से बाहर हो गया? क्या इसलिए कि अब बिहार का चुनाव असली वोटर तय करेंगे, न कि वोट बैंक की चालबाजी? विपक्षी नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे मुद्दा बनाकर वोटर अधिकार रैली, बिहार अधिकार रैली भी निकाली। लेकिन एनडीए ने पलटवार करते हुए विपक्ष पर फर्जी वोटरों और घुसपैठियों की पैरवी करने का आरोप लगा दिया। एनडीए ने कहा कि अगर वोटर लिस्ट से मृतक, डुप्लीकेट और फर्जी नाम हटाए गए तो इससे आपत्ति क्या है? क्या सिर्फ वोट बैंक की भूख में विपक्ष लोकतंत्र की नींव को खोखला करना चाहता है? और चौंकाने वाली बात तो यह है कि विपक्ष बार बार केंद्र को कटघरे में खड़ा करता रहा, जबकि यह मामला तो सीधा चुनाव आयोग से जुड़ा था। यानी मुद्दे की कमी के चलते भी विपक्ष ने एसआईआर को राजनीतिक मुद्दा बना दिया। तो ऐसे में सवाल यह है कि अब जब चुनाव आयोग की तरफ से फाइनल लिस्ट जारी हो गई है तो क्या यह मान लिया जाए कि यह रार
खत्म हो जाएगी या फिर यह मुद्दा चुनावों तक बना रहेगा? आज इसी पर करेंगे खुलकर बात। हमारे साथ इस बहस में रणक्षेत्र में जुड़ने के लिए आज के खास अतिथि, उनके जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है, उनसे आपका परिचय कराओ। उससे पहले आइए चंद प्रतिक्रियाएं आई हैं, कुछ रिएक्शंस पहले देख लेते हैं और फिर चलते हैं आज के गेस्ट पैनल के पास। देखिए, आज कई लोगों के राजनीतिक मुद्दे खत्म हो जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास किया, वोट के चोरी का आरोप लगाया, जबकि वोट के खुद लूटने वाले लोग हैं। जिन्होंने वोट को हमेशा बंदूक के नोक पर लूटा हो, वो आज वोट की चोरी की बात कर रहे हैं। आज उनका जमीन घिसक जाएगा। आज जब प्रकाशन होगा तो निश्चित रूप से दिखेगा कि जो घुसपैठियाँ हैं उनको ही इस पूरे प्रोसेस में रोका गया। जो बिहार के नागरिक हैं, जो देश के नागरिक हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज कहीं ना कहीं राहुल बाबा और तेजस्वी यादव को बहुत बड़ा झटका लगने जा रहा है। देखिए, एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग ने बहुत मेहनत की है और ऐसे सभी लोगों को वोटर लिस्ट से जरूर हटाया होगा जो वोटर बनने के पात्र नहीं थे। और बिहार में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जहां तक चुनाव आयोग का प्रश्न है, चुनाव आयोग ने सारा काम अपने अधिकार क्षेत्र में रह करके किया है। हाँ, तो ये तो अपेक्षित था ही कि रिपोर्ट आएगी सामने। अब रिपोर्ट आने के बाद कौन कितनी उस पर विपक्ष राजनीति करता है, अब ये देखना होगा। और बार बार हम इस बात को कह रहे हैं कि भाई इससे केंद्र सरकार का क्या लेना देना है। एसआईआर से आएगी, आपको कोई शिकायत होगी, कुछ अच्छा लगेगा, अच्छा भी चुनाव आयोग के सर, शिकायत होगी तो भी चुनाव आयोग के सर। बट हाँ, ये अपेक्षित थी, आज आएगी, देखते हैं उसमें क्या रहता है। तो बीजेपी साफ साफ कह रही है कि देखिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए काम किया गया था। ये जो लोग वोट अधिकार रैली या बिहार अधिकार रैली निकाल रहे थे, इनका मकसद तो घुसपैठियों को बचाना था। अब तो चुनाव आयोग ने वो लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव आयोग भी ये चाहता है कि ये जो एसआईआर हुआ, सीरियस इंटेंसिव रिवीजन जो हुआ, संजीदगी के साथ हुआ, क्योंकि चुनाव आयोग भी पूरी तरह से निष्पक्षता के साथ उन्हीं लोगों को चुनाव प्रक्रिया में देखना चाहता है जो देश के रहने वाले हैं। बाहरियों का यहां कोई काम नहीं है। तो ऐसे में अब जब फाइनल लिस्ट आ गई और इस फाइनल लिस्ट में ये कहा जा रहा है और ये स्पष्ट भी हो रहा है अब कि 14 लाख नए नाम जुड़ गए हैं, तो क्या ये मान लिया जाए कि अब ये जो ट्रांसपेरेंसी सामने है, इसके बाद ये मुद्दा, ये रार खत्म हो जाएगा? हमारे साथ अतिथियों का जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से संतोष त्यागी जी जुड़ चुके हैं। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है। अभी धीरे धीरे सभी अतिथि हमारे साथ जुड़ने लगेंगे। आपको मेरी आवाज पहुंच रही है संतोष जी? संतोष जी, आवाज पहुंच रही है आपको मेरी? संतोष जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए अगर आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही है। चलिए, शायद अभी उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल, कुल मिलाकर अगर देखें तो आइए जरा कुछ ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। ग्राफिक्स चलाइए पैनल, क्योंकि बहुत जरूरी है। विवेक, जरा ग्राफिक्स दिखा देते हैं अपने दर्शकों को, ताकि हमारे दर्शक भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ये पूरा का पूरा जो माजरा है किस तरीके से आगे बढ़ता रहा। खासतौर से जब एसआईआर की प्रक्रिया की शुरुआत हुई और ये कहा गया कि एसआईआर बेहद जरूरी है। एसआईआर बेहद जरूरी है क्योंकि चुनाव आयोग ने एसआईआर कराने का आदेश दिया। 24 जून को हुआ। 25 जून 2025 एसआईआर की शुरुआत भी हो गई। बिहार में कब क्या हुआ, इस एसआईआर को लेकर हम वो जानकारी छोटी सी आपके सामने रख रहे हैं। 27 जून से 25 जुलाई तक एसआईआर का पहला फेज रहा। इसके बाद 27 जून से 25 जुलाई में हमने देखा कि दावा किया गया कि 7.24 करोड़ फॉर्म जमा हो गए। पहली ड्राफ्ट लिस्ट आई 1 अगस्त को, जिसमें 65 लाख वोटर्स के नाम कट गए थे। फिर 30 अगस्त तक ये समय दिया गया कि आप आपत्ति के लिए दावा कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। फिर 1 सितंबर को दावा आपत्ति दर्ज करने का आखिरी दिन था, ये स्पष्ट हो गया। और इसके बाद 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट जारी होनी थी, जो कि आज जारी हो चुकी है। इस फाइनल लिस्ट में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 14 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। ये नए वोटर्स हैं और पहले जो 65 लाख नाम कटे थे उनके लिए भी थोड़ी जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं कि 65 लाख वोटर्स कौन कौन थे। तो एक तो जैसा हमने आपको बताया कि
जो विस्थापित थे, जिनके बारे में अभी पता नहीं ये एक दूसरे स्टेट चले गए या दूसरे कंट्री चले गए, 35 से 36 लाख के आसपास ये आंकड़ा था। इसके अलावा 22 लाख के आसपास लोग मृत पाए गए। 7 लाख ये जो अनुमानित संख्या थी कि 2 जगह से उनका नाम दर्ज था। तो ऐसे में ये जो क्लीन करने की जो प्रक्रिया थी, स्वच्छ करने की प्रक्रिया थी चुनावी लिस्ट को, उस प्रक्रिया के तहत ये तमाम जो एक्सरसाइज है वो 25 जून से शुरू हुई। एसआईआर के लिए खास तौर से वोटर लिस्ट अपडेट करने की चुनाव आयोग की ये प्रक्रिया जो होती है वो संवैधानिक प्रक्रिया है। 18 साल से ज्यादा नए वोटर्स को जोड़ा जाता है, जो 18 साल की उम्र के हो जाते हैं उनको जोड़ा जाता है। और ये कहा जा रहा है कि ये जो 14 लाख नाम जुड़े हैं, इनमें से कई नए वोटर्स भी हैं जो पहली बार वोट डालने वाले हैं, उनका भी इसमें आंकड़ा शामिल है। धीरे धीरे अभी चुनाव आयोग जब आंकड़े रिलीज करने लगेगा तो हम वो जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। अभी जो हमारे पास जानकारी है उसके अनुसार 14 लाख नाम शामिल किए गए हैं। मृतक या शिफ्ट हो चुके लोगों का नाम हटा दिया गया है। नाम पते गलतियों को भी ठीक किया गया है। बीएलओ घर घर जाकर खुद फॉर्म भरवाते रहे हैं, ये आपने देखा भी। और इस बार तो चुनाव आयोग ने ये साफ तौर पर व्यवस्था कर रखी थी कि क्योंकि विपक्षी पार्टियां बार बार सवाल खड़ा कर रही थी तो हर बीएलओ के साथ बीएलए भी दिया गया था, यानी बूथ लेवल एजेंट जो पार्टी का होता है वो बीएलओ के साथ उपस्थित रहेगा, यानी बीएलओ के साथ बीएलए भी इस पूरी एक्सरसाइज का हिस्सा बने। उद्देश्य साफ था कि कोई भी योग्य ना छूटे और अयोग्य को सूची से हटा दिया जाए, यानी जो भारत का रहने वाला है, जो भारत का मूल निवासी है। बिहार में इलेक्शन हो रहा है तो स्पष्ट है कि जो बिहार राज्य का रहने वाला है केवल उसी को यह अधिकार प्राप्त होना चाहिए। किसी भी हाल में किसी घुसपैठिए, किसी बाहरी को यह अधिकार नहीं प्राप्त हो, इसलिए यह बड़ी एक्सरसाइज की गई है। हालांकि चुनावों से पहले हमेशा यह रिवीजन किया जाता है, लेकिन जब हम एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात करते हैं, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इंटेंसिव है, यानी डीप जाके एकदम मूल में जाकर विस्तारित जब रिवीजन किया जाता है तो यह परिस्थिति जो इस वक्त सामने है वो स्पष्ट होती है कि कौन अब इस दुनिया में नहीं है, कौन बाहर जा चुके हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो एक नहीं दो जगह पर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। तो ये पूरी जो प्रक्रिया थी ये संवैधानिक प्रक्रिया थी। आपको याद होगा कि जब एसआईआर की बात आई वैसे ही विपक्ष पहुंच गया था सुप्रीम कोर्ट के कहने के लिए कि यह होना ही नहीं चाहिए। समय को लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया था कि यह एक संवैधानिक प्रक्रिया है। चुनावों के पहले चुनाव आयोग को यह अधिकार है कि वो इस प्रक्रिया को पूरा करे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से तमाम तिथियों के साथ स्पष्ट कर दिया कि वो कब एसआईआर करेगा, कब जो दावे आपत्ति के हैं उसके लिए समय देगा और कब फाइनल लिस्ट जारी करेगा। यानी हर बार विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी है। इन सब के बीच में आपको याद होगा इस पूरे के पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा सवाल खड़ा किया गया विपक्ष की तरफ से कि भाई आपने 11 जो दस्तावेज दिए हैं उसमें आधार को क्यों नहीं शामिल किया। तो आधार को भी शामिल करा लिया गया। तो क्या यह मान लिया जाए कि आधार शामिल करने के बाद अब जो आंकड़े आए हैं ये पूरी तरीके से क्लियर है, ये पूरी तरीके से स्पष्ट है, ये ट्रांसपेरेंट है और इसके बाद अब किसी भी तरीके का रार, किसी भी तरीके की आपत्ति विपक्ष को नहीं होगी। क्या अब भी एसआईआर मुद्दा होगा? इसी पर चलिए अब सभी मेहमान जुड़ चुके हैं, सभी मुस्कुराते हुए चेहरे में देख रही हूं। भारतीय जनता पार्टी से मृत्युंजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है। संतोष त्यागी जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ मधु मंजरी जी हैं जो आरजेडी का पक्ष रखेंगी, बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक विश्वनाथ मिश्र जी भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत मृत्युंजय जी आपके साथ ही कर लेती हूँ, हालांकि पूछना तो मुझे पहले संतोष जी से चाहिए, लेकिन चलिए आपसे शुरुआत कर रही हूँ कि अब तो देखिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई। अब तो ये भी हो गया जो ये कह रहे थे कि आपने इतने नाम काट दिए, इतने नाम काट दिए, अब तो 14 लाख के लगभग नाम जुड़ भी गए हैं। और ये कहा जा रहा है कि वो नाम है जिसमें कुछ नए वोटर्स भी हो सकते हैं, पहली बार वोट करने वाले हो सकते हैं, जिनके नाम छूट गए थे, 2 जगह थे, उनको भी कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ क्लियर किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण है, अब क्या ये मान ले कि ये जो रार था वो खत्म हो जाएगा? लवली जी, सबसे पहले तो आपको, सारे पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को दुर्गाष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। लवली जी देखिए, आपने जो सवाल किया पूरे प्रोसेस के दौरान, लवली जी, ये जो एक ऐसा प्रोसेस था जो एक संवैधानिक संस्था की बहुत इंडिपेंडेंट प्रोसेस है, एक ऐसा प्रोसेस है जो बार बार किया जाता है।
इस पर तो कभी चर्चा ही नहीं होती थी न्यूज में। ये पहली बार हमारे देश में हुआ है कि इस विषय पे इतनी ज्यादा चर्चा हुई, महीनों से चर्चा चली। लेकिन जैसा आपने खुद अपने इंट्रोडक्टरी जो इंट्रोडक्शन था उसमें कहा कि पूरे प्रोसेस के दौरान इलेक्शन कमीशन ने बहुत क्लियरली जो भी पॉइंट्स थे उसको रखे। विपक्ष भले ही हल्ला करते रहा हर चीज पे, इलेक्शन कमीशन ने बार बार मौका भी दिया। आप ये देखिए, सबसे पहले जब नाम कटने की बारी थी तो उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी नाम कट रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि फाइनली कट गया है। उन्होंने महीने भर का टाइम दिया हर किसी को आके वापस ऑब्जेक्ट करने के लिए। उन्होंने महीने भर का टाइम दिया। जितने बीएलएज है, करीब 1.5 लाख बीएलएज हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, सिर्फ विपक्ष के, मैं पक्ष का नाम ही नहीं ले रहा हूं। वो 1.5 लाख बीएलएज कोई आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और उसमें टोटल आपत्ति निकल के कितने, लावणी जी? 128। आप सोच लीजिए 128। हम लोग बोलते रहे कि 65 लाख नाम काट दिया, सब जिंदा है, सब ये है वो है। 128 नाम कट के, और उसमें भी सबसे मजेदार बात यह थी कि पहले शुरुआती 2 हफ्तों में कुछ अता पता ही नहीं था। जब ये पूछा जाने लगा कि भाई अभी तक कोई आपत्ति नहीं है, ये तब धीरे धीरे करके पहले 2 आई, फिर 4 आई, फिर इस तरीके से आंकड़े आए हैं। वो प्रेशर में कुछ लाना पड़ा इनफैक्ट। सो 128। अब उसके बाद भी देखिए, उसके बाद भी कहा गया कि फिर उसका टाइम एक्सटेंड किया गया, कहा गया अभी भी टाइम है। फाइनली जाके इलेक्शन कमीशन ने हर एक पॉइंट पे उसका ड्राफ्ट रोल पहले जारी किया। ड्राफ्ट रोल में जिसके नाम काटे गए उनके नाम ना सिर्फ वेबसाइट पे, उसका प्रिंट आउट लेके उस रेस्पेक्टिव बूथ पे चिपकाया गया। वहां के बीएलए वहीं पे खड़े होकर उन्होंने साइन किया कि हाँ ये सारे लोग मृत हैं। उन्होंने यहां फोटो खिंचवाई। अब सोचिए कितना इंटेंसिव प्रोसेस है। कहीं भी एक जगह भी ऐसा मौका नहीं था कि एक भी कोई जेन्युइन व्यक्ति हो जिसका नाम कट जाए, छूट जाए। और दूसरी तरफ जो आपने कहा वो भी एक उद्देश्य था, कोई एक गलत व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है कि वो राइट टू वोट सिर्फ उन्हीं लोगों का है जो हमारे देश के सिटीजन है। मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन साधुवाद का पात्र है इस पूरी चीज के लिए। उन्होंने पूरे प्रोसेस को इतने पॉलिटिकल प्रेशर के बाद भी, विपक्ष का जो नहीं होना चाहिए किसी भी संवैधानिक संस्था पे, उसके बाद भी अपना काम बनाए रखा, कंपोजर बनाए रखा, पूरे प्रोसेस को बहुत एफिशिएंटली किया। और अब फाइनल जाके उन्होंने वोटर लिस्ट जारी कर दिया इलेक्शन से तुरंत पहले। मुझे लगता है बहुत अच्छा कदम है और बहुत एफिशिएंटली उन्होंने काम किया है। बहुत एफिशिएंटली उन्होंने काम तो किया है। लेकिन संतोष त्यागी जी, क्या अब आप लोग मानेंगे कि ये जो पूरी व्यवस्था, ये पूरी प्रक्रिया जिसमें स्पष्टता के साथ सब कुछ सामने रख दिया गया, तब तो फिर मुद्दा खत्म, एसआईआर पर रार खत्म कर रहे हैं आप लोग? लावणी जी, दुर्गाष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पैनल में बैठे हुए सभी लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सवाल का मैं थोड़ा सा इस तरीके से जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि भारत देश के अंदर जिस तरीके से जो बीजेपी 10-11 साल से चिल्ला रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठियां, जिस तरीके से वो एक प्रोपेगेंडा उन्होंने तैयार कर लिया है। लेकिन आप एक रिकॉर्ड के हिसाब से देखिए, जब हमारी यूपीए की सरकार थी, जिस समय हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने चिल्लाए भी नहीं और 90,000 जो बांग्लादेशी और जो घुसपैठी थे उनको वापस भेजा था उनके देश में। जबकि बीजेपी सरकार ने करीबन 10 या 11 साल में मात्र 7 या 8,000 घुसपैठियों को भेज पाई है। अब पता नहीं घुसपैठियां ये भेज भी रही है कि अपने आप अपने देश के अंदर रख रहे हैं। ये जो जिस तरीके से वोट चोरी का मामला जैसे मुद्दा उठा राहुल गांधी जी ने उठाया, उसके बाद में इलेक्शन कमीशन ने आनंद फानंद में जिन लोगों को सामने मीडिया के सामने लेके आए थे, जिनको मृत घोषित कर दिया गया था, तो उसका तो जवाब दिया नहीं। हमारे इलेक्शन कमिश्नर ने उसको रातों रात जोड़ दिया, कुछ को काट दिया। इस तरीके से जो घटनाएं घटी तो राहुल गांधी जी को मजबूरन सड़क पे आना पड़ा, संसद में भी बोलना पड़ा। और बीजेपी पर प्रश्न से नहीं उठाया किस पर? जो ये काम कर रहा था, चाहे वो बीएलओ हो या फिर और कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो जिला कलेक्टर हो, तो हम उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। बीजेपी को बीच में ही आकर। संतोष जी, 2 सवालों का जवाब मुझे बहुत जल्दी से दे दीजिए, फिर तो मैं सबके कमेंट लेके आप लोगों के लिए मंच खोल दूंगी। आपने पहले ही कहा कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को बाहर किया था। भाई बीजेपी घुसपैठियां ले आई थी, लेकिन ये भी तो घुसपैठियों को बाहर करने की प्रक्रिया थी। तब तो आपको कहना चाहिए कि बिल्कुल ठीक है, घुसपैठियां बाहर हो रहे हैं, यही होना चाहिए। अगर उन्होंने नहीं किया तो ये सुदर्शन न्यूज ही था। सुनिए, ये सुदर्शन न्यूज ही था जिसने साफ तौर पर बीजेपी से भी पूछा था कि क्यों इतनी देर कर दी। भाई घुसपैठियां बाहर हो रहे हैं तो फिर आपको भी इस पर खुश होना चाहिए कि अगर ये घुसपैठिए इससे बाहर हो रहे हैं तो फिर आपको एसआईआर का समर्थन करना चाहिए। आप लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि घुसपैठियां नहीं चाहिए, दूसरी तरफ आप एसआईआर का विरोध कर रहे हैं।
एसआईआर तो इसीलिए है ना साहब। एसआईआर का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश के नागरिक जो बरसों से इनके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, एक एसआईआर के नाम से उनके अरे तो देना आंकड़ा, बरसों से यहाँ रह रहे हैं तो सबके आंकड़े मौजूद थे ना। दस्तावेज देने में दिक्कत क्या थी, एक कागज देने में क्या दिक्कत थी? आप लोगों ने तो बाकायदा एक लंबी चौड़ी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसके बाद चुनाव आयोग ने आपसे कहा कि भैया आपको आपत्ति दर्ज करनी है, एक कागज लिखिए, एक एफिडेविट दाखिल कीजिए। आप लोग तो उससे भी घबरा रहे थे, आप तो एक छोटे से दस्तावेज से घबरा रहे थे। यहाँ चुनाव आयोग आपके हर सवालों का जवाब देता रहा और आज उस जवाब का नतीजा आपके सामने है। इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके धमकी दी थी, क्या धमकी दी थी साहब, क्या धमकी दी थी, क्या धमकी, नहीं वो क्या धमकी थी मुझे बताइए, क्या धमकी थी? 7 दिन में या तो जवाब दीजिए, क्यों, क्या गलत कहा उन्होंने? अरे भैया क्या गलत कहा? आप किसी पर आरोप लगाएं, मैं आप पर आरोप लगा दूं तो आप मुझसे कहेंगे ना कि लिखित दीजिए। एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। हम लोग भी अगर किसी से कुछ शिकायत करते हैं तो एक प्रोसेस के तहत जाते हैं ना कि अपने सीनियर के पास पहुंचेंगे तो हम मेल करेंगे, हम कुछ रिटन एप्लीकेशन देंगे। ठीक वही चीज तो चुनाव आयोग कह रहा था। दिक्कत क्या थी आप लोगों को? कर्नाटक का एसओजी ने 18 लेटर, अब आप कर्नाटक पहुंच गए, देखिए जवाब नहीं दिया। नहीं तो वहां पे क्या हुआ था? कर्नाटक में आपके ही मंत्री, वही मैं याद दिलाऊं आपको कि आपकी ही पार्टी के मंत्री, कांग्रेस के ही नेता थे वो, जिन्होंने ये कहा कि क्या हुआ था, कि क्या हुआ था कर्नाटक में। कर्नाटक के खुद कांग्रेस लीडर ने ही आप पर ही सवाल खड़ा कर दिया था। यूपी के अंदर भी चुनाव से पहले कितनी गड़बड़ी हुई थी, सबको लिखित में दिया गया है चुनाव आयोग को, लेकिन आज तक उसका जवाब नहीं मिला है। क्या गारंटी है कि इसका जवाब देते? आपको दिक्कत किस चीज से है? घुसपैठियों को बाहर खदेड़ने से, एसआईआर या फिर या उनको हमारे देश के नागरिकों के प्रति गलत नहीं होना चाहिए। तो कहाँ गलत हो रहा है साहब? आ तो गया साहब, क्या गलत के अंदर हुआ है? क्या गलत है? क्या राहुल गांधी जी ने प्रमाण दीजिए ना साहब, प्रमाण दीजिए। जो युवा है ना, सुनिए अभी मैं मृत्युंजय जी को आपके आमने सामने करती हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो युवा वोटर्स है ना, वो सब आपको देख रहे हैं। आप लोग कहते हैं ना युवाओं का देश है, युवा नेता है। दो लड़कों की जोड़ी जो बिहार में भी पहुंची थी, तो इन 2 लड़कों की जोड़ी को ना बिहार का युवा ही जवाब देगा, क्योंकि 14 लाख के जो मतदाता जुड़े हैं, अभी धीरे धीरे आंकड़े धीरे धीरे सामने आ रहे हैं, आपके सामने वो प्रस्तुत करने लगूंगी मैं कि उसमें भी नए वोटर्स जो जुड़े हैं। उसके साथ साथ 2 लाख ऐसे लोग थे, 16 लाख आवेदन जमा हुए थे, जिसमें से 2 लाख ऐसे थे जिन्होंने सामने से कहा कि हमारा नाम कटना चाहिए क्योंकि 2 जगहों पे नाम है या हम बाहर जा चुके हैं। तो बिहार का नागरिक समझ रहा है कि इस एसआईआर की क्या और क्यों जरूरत थी। बहरहाल एक बात का जवाब मृत्युंजय जी ये नहीं दे पाए, जल्दी से काउंटर आंसर कर लीजिए, बाकी के मेहमानों के पास भी जाना है। कि देखिए बहुत सारी आपत्तियां, लेकिन आपत्तियों के बीच में आप कभी शिकायत करें तो शिकायत के बाद जो अगर किसी के लिए सजा देनी भी है तो पहले आपको शिकायत करने का तरीका सही तरीके से रखना होगा। इन्होंने तो वो शिकायत भी ढंग से नहीं की। लावनी जी, क्योंकि कोई शिकायत थी ही नहीं ना। आपने एक पिक्चर मुझे याद आती है बंटी और बबली, उसमें आपको याद है वो लोग एक ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो जाके करते रहते हैं एक जगह ऐसी नारा लगाते हैं कि हमारी मांगे पूरी करो। तो पूछते हैं मांगे क्या है, तो बोलते हैं तानाशाही नहीं चलेगी। बोले किसकी तानाशाही नहीं चलेगी, तो चुप हो जाते हैं। तो जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए और उसको पता ही ना हो क्या करना है, दिक्कत यहां पे क्या है कि राहुल गांधी किसी एक दिन नींद से उठते हैं और बोलते हैं आज का हमारा मुद्दा ये रहेगा। अब पूरी उनकी पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि उसको चैलेंज कर सके कि ये सही मुद्दा नहीं, हमें इस पर नहीं जाना चाहिए। अब उनके कारण पूरी पार्टी को मुद्दा उठाना पड़ता है और एम्बैरेस होना पड़ता है। बहुत सिलेक्टिवली आप देख लीजिए लावनी जी, उन्होंने जितने नाम लिए स्पेसिफिक, चाहे बैंगलोर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चाहे जब उन्होंने बिहार में यात्रा शुरू की, चाहे वो रंजू देवी हो, कुमार सुबोध हो, आदित्य श्रीवास्तव हो, गुरकीरत सिंह डैंग हो, हर एक नाम जो उनके मुंह से निकला है उस पर उनको मुंह की खानी पड़ी है। उसको वापस उनको मिला है कि हाँ जो उन्होंने क्लेम्स किए वो गलत है। जितनी बार भी उनको पूछा गया कि एफिडेविट दे सकते हैं क्या, नहीं मैं एफिडेविट क्यों दूं, लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है। सुनिए, नेता विपक्ष बोल रहे हैं लोकतंत्र बचाना मेरा काम नहीं है और हाथ में संविधान लेके घूम रहे हैं। सो प्रॉब्लम यहां पे यही लावनी जी, अगर आप ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो आप एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आपसे पत्रकार पूछ रहे हैं तो आप ऐसे यही सबसे महत्वपूर्ण था, आप एफिडेविट नहीं दे सकते कि आप संविधान की प्रति लेकर तो जा रहे थे, लेकिन उसी संविधान को ताक पर रख के संवैधानिक संस्था पर आरोप मढ़ना। डॉक्टर यादव आपके पास आ रही हूँ, फिर विश्वनाथ जी आपके पास आती हूँ, एक कमेंट जेडीयू से भी ले लेती हूँ। डॉक्टर नेहोरा, सबसे स्पष्ट बात तो यह है कि आप संवैधानिक संस्था पर ही आरोप मढ़ रहे थे और ये कह रहे थे कि लोकतंत्र की लड़ाई है। उसी लोकतंत्र में हमारा संविधान
चुनाव आयोग को यह अधिकार देता है कि वो एसआईआर कराए। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक संस्था पर प्रहार करके क्या ऐसा नहीं लग रहा कि इन लोगों ने अपने लिए ही सेल्फ गोल ये साबित करने वाले हैं आने वाले चुनाव में, या फिर अभी भी आपको लगता है कि एसआईआर का मुद्दा कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा जरूर? देखिए लवनी जी, कांग्रेस का हालात रहा कि सत्ता में रहते हुए भी संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटा, और सत्ता से बाहर रहने के बाद भी जो संवैधानिक संस्थाएं देश का है उस संस्थाओं के खिलाफ काम किया। इसकी इनकी नीति स्पष्ट है कि जो संवैधानिक संस्थाएं गरीबों, पिछड़ों, वंचितों को अधिकार देता है उसको हाशिए पर ले जाओ, ताकि अधिकार जिन लोगों को देता है अधिकार न मिल पाए। यह कांग्रेस की नीति रही है। और यदि एसआईआर पर जिस प्रकार सवाल उठाए गए बिहार में, अब पूरे देश में बवाल करने का काम इन्होंने किया, तो मैं उस समय भी कई जिले में कहा कि भाई एसआईआर पर आप जो बवाल कर रहे हैं, राजनीतिक पदयात्रा कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री की घोषणा कर रहे हैं। 1 महीना इलेक्शन कमीशन ने समय दिया कि प्रकाशन के बाद कि जो त्रुटियां हैं पॉलिटिकल पार्टी के बीएलए इसका सुधार करे। तो ये क्या कर रहे थे? बीएलए इनके नहीं लगे, बीएलए थे ही नहीं कांग्रेस के, और आरजेडी के बीएलए नहीं लगे, बल्कि राजनीतिक पदयात्रा करने लगे। जो संवैधानिक रूप से जिम्मेवारी संविधान ने दिया, संस्था ने दिया, उस जिम्मेवारी को न निभा करके वो राजनीतिक रैलियां और पदयात्रा करने लगे। जो जिम्मेदारी दी गई आपने वो निभाई नहीं संतोष जी। हाँ बिल्कुल आपने सही कहा डॉक्टर यादव। और मुझे याद आ गया एन राजन्ना, कर्नाटक के सहकारिता मंत्री, जिन्होंने ये आरोप लगाया था संतोष जी, कर्नाटक में कांग्रेस के ही मंत्री थे जिन्होंने यह आरोप लगाया था कि कांग्रेस के कार्यकाल में ही किस तरीके से सूची में गड़बड़ हुई थी और उनको किस तरह से बाहर का रास्ता दिखाया गया। यानी सवाल पूछना कांग्रेस में कितना मना है इसी से पता चल जाता है, और पता चल जाता है कि असल में चोर कौन है। तो कर्नाटक वो राहुल गांधी जी ने वही जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें वही कहा था कि कर्नाटक की जो एसओजी है उसने 20-18 लेटर लिखे हैं चुनाव आयोग के, आज तक उसका कोई जवाब नहीं दिया है। अरे भाई क्यों नहीं जवाब दे रहे हो? जब तो वो तो राजन्ना कह रहे थे ना कि ये सब कुछ कांग्रेस के सामने हुआ, इसके लिए कांग्रेस के खुद के लीडर जिम्मेदार है। मतलब आप ये कह रहे हैं इसके लिए भी आप चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि आपकी ही पार्टी के नेता आप ही लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अरे चुनाव आयोग को प्रश्न चिन्ह कोई उठ रहा है तो उसको चुनाव आयोग जांच करेगा या कोई और करेगा? ये कहां कोई और जांच कर रहा है? चुनाव आयोग ने कब जांच करने से मना किया? चुनाव आयोग ने तो इस बार भी आपसे कहा कि आप एफिडेविट दाखिल कर दीजिए, आप एक छोटा सा कागज है दाखिल कर दीजिए, हम देखते हैं। फिर आपत्ति मांगी गई, आप लोग आपत्ति भी नहीं दे पाए। 128 आपत्ति मात्रा आई है। राहुल गांधी जी ने जो सवाल किए थे उसका जवाब क्यों नहीं दिया? चुनाव आयोग एक जिम्मेदारी संस्था है, चुनाव आयोग एक जिम्मेदार संवैधानिक संस्था है और राहुल गांधी एक जिम्मेदार संवैधानिक पद पर हैं। वो लोकतंत्र में एलओपी हैं, ठीक है ना? वो लोकसभा में एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन। ये उनको भी आप चुनाव आयोग को प्रक्रिया समझा रहे हैं। आप इतने ज्ञानी हैं, आपको एलओपी है, आपको पता नहीं कि प्रक्रिया क्या होती है। एक हलफनामा दाखिल करने में दिक्कत हो गई थी। मैं वही तो कह रही हूं ना साहब, एक प्रक्रिया होती है सर, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस पर सवाल आप लोग जब खड़ा करते हैं तो खुद भी उस प्रोसेस का हिस्सा बनिए। विश्वनाथ मिश्रा, ठीक है सर, आती हूँ, जरा विश्वनाथ जी को भी आने दीजिए, विश्वनाथ जी को भी एक कमेंट दे लेने दीजिए। विश्वनाथ जी, मान लूं मैं कि अब एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया, या अभी भी ये मुद्दा बनाकर रखेंगे बिहार में? अभी तो एसआईआर की बम होने वाली है। धन्यवाद लवनी जी। देखिए लवनी जी, विषय ये है बिल्कुल नहीं, समस्या एसआईआर है ही नहीं। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक दिन की बात नहीं है, ये जब से हमारा लोकतंत्र शुरू हुआ है उसकी प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। एसआईआर पर प्रश्न चिन्ह एक पार्ट है किस चीज का? संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का प्रयास। और ये कब उठाया जाता रहा है? कांग्रेस के रिवाइवल के लिए जब पार्टी के लीडर्स फेल होते रहे हैं तो संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा करके अपनी अक्षमता को छुपाने का प्रयास हुआ है।
कोई कारण नहीं था कि आप एसआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते। क्यों? आपके बीएलएज हर स्टेज पर जब जहां जहां चर्चा हुई आपके बीएलएज अवेलेबल थे, अपोज करना चाहिए था, ऑब्जेक्ट करना चाहिए था, अपना व्यू देना चाहिए था, उन्होंने दिया है, साइन किया है, पूरी विधिक प्रक्रिया कंप्लीट हुई है। लेकिन कांग्रेस को पता है कि बिहार में उनकी दशा दिशा बहुत गंभीर है, तो सवाल अभी से उठाना है, उन्हें एक प्रयास करना है, दिखाना है कि देश में लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। आप देखिए ना, ये परंपरा एक स्टेप बाय स्टेप लगातार ये प्रक्रिया का हिस्सा है। ठीक है, वो लगातार उस चीज को कर रहे हैं, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, केवल एक रिवीजन है। भाई कोई मर गया है, उसका नाम हटा देना है, किसी ने स्थान बदल लिया है, उसका नाम हटा देना है, कहीं 2 जगह नाम चढ़ गया है, वो हटा देना चाहिए। बच्चे 18 साल के जो हो गए उनका नाम चढ़ जाना चाहिए। ये सामान्य सी प्रक्रिया है। अकेले एक ड्राफ्ट लिस्ट के मुकाबले एक 1.63 लाख लोग वोटर्स जो है अकेले पटना में बढ़ गए हैं। हाँ। अकेले पटना में बढ़े हैं। आप कैसे सवाल उठाएंगे भाई? और अगर कहीं भी सवाल था, आपको कोई दिक्कत थी, कहीं आपको लगा कोई इलीगैलिटी है, तो सारी समस्या उसी दिन आती है जिस दिन कोई दूसरी पार्टी जीत जाती है। जहां आप जीत जाते हैं वहां पर आप सवाल नहीं उठाते। सवाल यही है, सवाल बड़ा यही है कि जब आप जीतते हैं तब, अभी देखिए हुआ क्या ना कि पहले ईवीएम था, ईवीएम की चीजें क्लियर हो गई। ईवीएम के लिए भी चुनाव आयोग ने कहा था आइए देख लीजिए, अगर हाईजैक आप किसी भी तरीके से इसको कोई नुकसान पहुंचाया जा सकता है, आप लेकर आइए किसी को। वहां पर भी ये साहब नहीं पहुंचे। फिर चुनाव आयोग ने कहा कि आइए आप लेटर ले डालिए, हम आपत्ति देखते हैं कि जो गड़बड़ होगा उसे ठीक करेंगे। और हाँ संतोष जी, आप जो अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि मृत लोगों को वो जीवित खड़ा कर दिया गया था, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि उसके बाद चुनाव आयोग का एक स्टेटमेंट आया था कि साहब इसीलिए तो 1 महीने का समय दिया गया है, इसीलिए तो ये सीरियस इंटेंसिव रिविजन हो रहा है कि अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपत्ति दर्ज किया जाए और हम उसे ठीक करेंगे। वो ठीक करके लिस्ट आज सामने आ चुकी है। अरे विपक्ष आवाज नहीं उठाता। राहुल गांधी जी अगर आवाज नहीं उठाते तो उनके कभी नाम नहीं जुड़ पाते। मैं कह रहा हूं जिस तरीके से पूरे देश के तो ठीक है, अभी क्लियर है, अभी क्लियर है, अब क्लियर है। अब आपकी बात मान ली ना, वो मान लिया उन्होंने। चुनाव आयोग पूरी तरह से नतमस्तक हो गया, विपक्ष की बात उसने पूरी तरह से मान ली। आज फाइनल लिस्ट आ गई है। मान लूं मैं कि अब कांग्रेस किसी भी तरीके की कोई आपत्ति नहीं दर्ज करेगा। हमको नतमस्तक होने की जरूरत नहीं है, बस स्पष्ट तरीके से और अच्छे तरीके से चुनाव आयोग अपनी भूमिका निभा दे, ये हमारे लिए काफी है। नहीं तो ये अब मतलब एसआईआर पर अब कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे ना आज के बाद? एसआईआर पर नहीं, अगर एसआईआर के नाम पर हमारे देश के नागरिकों के साथ गड़बड़ी हुई फिर वहीं पे आ गए आप। कौन से देश का नागरिक कौन होता है पहले ये भी तय कर लीजिए। आइए, आपकी बात मान ली ना, उन्होंने आधार भी जोड़ दिया था और उसके बाद ये लिस्ट आ गई है। ये लोग खुद को कस्टोडियन मानने लगते हैं कि देश के हर एक व्यक्ति जिसका नाम कटाया जुड़ा, ये कस्टोडियन नहीं है। देश में हर चीज की एक प्रोसेस है, इलेक्शन कमीशन का एक प्रोसेस है। संतोष जी अभी दिख नहीं रहे, क्या संतोष जी नहीं है तो दोबारा उनको जोड़ने का प्रयास किया जाए प्लीज। जी मृत्युंजय जी, इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रोसेस है, किसी नए वोटर को जोड़ने का, किसी को डिलीट करने का, डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने का। प्रत्येक व्यक्ति को फॉर्म भरने का अधिकार है। बीएलओज होते हैं सरकार के जो उस फॉर्म को भरवाते हैं और उसके बाद सब्सिक्वेंट सरकारी अफसर होते हैं जो उनको वैलिडेट करते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं। तो कांग्रेस अगर ये कहना शुरू कर दे कि हम नहीं रहते तो उसका नाम नहीं जुड़ता और उसका नाम नहीं हटता, इस देश में 75 वर्षों से लोकतंत्र है और लोकतांत्रिक तरीकों से चुनाव हो रही है। मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता कि पहले कैसे चुनाव होते थे और कैसे चुनावी हिंसा होती थी 90 के दशक में, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने कभी भी चुनाव हारने के बाद क्रिटिसाइज नहीं किया है ये कहकर कि चुनाव हार गए क्योंकि ये पक्ष, इसने पक्षपात किया, इलेक्शन कमीशन ऐसे कर रहा था और वो कर रहा था। वो हमारा काम नहीं है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। तो आज अगर हमारा लोकतंत्र जिंदा है तो वो कांग्रेस के कारण नहीं, इनफैक्ट इंस्पाइट ऑफ कांग्रेस है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने इस देश में आपातकाल लगाया और जिसकी प्लानिंग थी, इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेड है ये। इंदिरा गांधी और संजय गांधी की प्लानिंग थी कि 30-40 वर्षों तक इस देश में चुनाव ही नहीं होने चाहिए, वन पार्टी सिस्टम हो जाना चाहिए यहां पे, क्योंकि वही एफिशिएंट हो सकता है। तो कांग्रेस अगर इस प्रकार की बातें कहने लगे तो लावनी जी इससे ज्यादा हास्यास्पद नहीं हो सकता है। मुझे तो ये लगता है, मैं तो ये मानती हूँ कि अगर वो कह रहे हैं कि उनकी वजह से ऐसा हुआ तो मैं उम्मीद करती हूँ कि चलिए ठीक है, चुनाव आयोग ने उनकी बात मान ली तो कम से कम अब वो एसआईआर पर किसी तरीके की आपत्ति नहीं करे। लेकिन एक कम से कम जब चुनाव हारे तो
किसी भी थर्ड फैक्टर को ब्लेम ना करें। Exactly. ये मान जाए कि लोगों ने हमें वोट नहीं किया है, ईवीएम, एसआईआर, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, ये सब करना चालू ना करें। अच्छा, एक बात जो परसेप्शन मैं बार बार कहती हूँ और इस चीज का मैं कई बार जिक्र कर चुकी हूँ कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने कम से कम एक परसेप्शन जो बनाने की कोशिश की, एक नैरेटिव सेट किया कि एसआईआर को लेकर, क्या उसका कुछ थोड़ा बहुत इंपैक्ट इस इलेक्शन पे पड़ेगा? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि वो उनका बार बार ये कहना था कि हम सवाल चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी इस पर क्यों इंटरवीन कर रही है, बीजेपी इस पर जवाब क्यों दे रही है? तो इसको लेकर उन्होंने एक तरीके से चुनाव आयोग और बीजेपी को दोनों को एक समान दिखाने का प्रयास किया। तो क्या आपको लगता है कि ये परसेप्शन, ये नैरेटिव कोई इंपैक्ट डालेगा आने वाले चुनावों में? लावनी जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं पहले दूसरे सवाल का जवाब देता हूं। देखिए, बीजेपी ने इसीलिए जवाब दिया क्योंकि कभी भी कोई भी पार्टी, व्यक्ति, संस्थान देश के किसी भी लोकतांत्रिक संस्था पे अगर हमला करता है तो हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं बीजेपी नहीं, आपकी, हमारी, किसी एक थर्ड एनजीओ की, हर किसी की जिम्मेदारी होनी चाहिए। सिंपली ये कहना कि आप लोकतांत्रिक प्रोसेसेस को क्वेश्चन करना मत स्टार्ट कीजिए। हाँ, प्रोसेस में कहीं इनफिशियंसी है तो उसको पॉइंट आउट करिए और अप्रोप्रिएट फोरम पे उसके खिलाफ कंप्लेन कीजिए, जाइए ना सुप्रीम कोर्ट, बताइए ना। लेकिन ये कहना मत स्टार्ट कीजिए कि भारत का डेमोक्रेसी ब्रोकन है। बॉस्टन में कह के आप कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, अभी आप कोलंबिया में जाके फिर ऐसे ही कुछ कहेंगे, देख लीजिएगा, न्यूज आएगा। और दूसरे सवाल, पहले सवाल का जवाब लावनी जी, देखिए, उन्होंने इसको एक अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाया। राजद कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी यात्रा निकाली जिसमें भीड़ आई। भीड़ कैसे आती है हम सब जानते हैं। तो हमें देखकर लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है, लेकिन लावनी जी, बहुत जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रखते हैं उनसे समझिए, कभी भी कोई मुद्दा एक्चुअली तब बड़ा बनता है जब एक आम व्यक्ति जो जमीन पर है उस मुद्दे से इनकन्वीनियंस्ड हो रहा है। जब महंगाई ज्यादा होती है, आप महंगाई की बात करेंगे तो आम आदमी आपसे जुड़ेगा। बेरोजगारी ज्यादा होगी, बेरोजगारी की बात करेंगे तो आम आदमी जुड़ेगा आपसे। इन्होंने जो पूरी यात्रा के दौरान एक आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा जिससे कोई प्रेस रिपोर्टर पूछ रहा हो आप यहाँ क्यों आए हैं, तो बोल रहा है कि वोट कट गया इसलिए आ रहा है। उससे पूछ रहा है आपका वोट कटा? नहीं, मेरा वोट नहीं कटा, बाकियों का वोट कट रहा है। तो एक्चुअली कोई एक व्यक्ति निकल के नहीं आया जिसको उसकी लाइफ में दिक्कत हो रही हो इसके कारण, और इसलिए लोग नहीं जुड़ेंगे इस मुद्दे से। इस मुद्दे से लोग नहीं जुड़ेंगे। डॉक्टर यादव, क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा था नहीं, वो एसआईआर के मुद्दे को लेकर आगे बढ़े, वोट अधिकार रैली, फिर दूसरे तेजस्वी जी बिहार अधिकार रैली, ये सब शुरू हो गया, लेकिन असल में तो मुद्दे नहीं थे। और क्या आपको लगता है कि इन मुद्दों के बीच में जो छवि साफ तौर पर नीतीश बाबू की बनी हुई है सुशासन को लेकर, सुशासन बाबू का उनको जो तमगा है वो बिहार की जनता ने ही दिया था, क्या आपको लगता है कि वो जो एक छवि है, वो छवि आज भी इस एसआईआर के मुद्दे पर भारी पड़ने वाली है? जनता जानती है कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है? देखिए लवली जी, कांग्रेस और आरजेडी विपक्ष के लोगों ने परसेप्शन बनाने की कोशिश की और ये कहा कि जिनका वोटरों से नाम कट जाएगा उनको राशन कार्ड समाप्त हो जाएगा और जो सरकार के तरफ से सुविधाएं मिलती हैं वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन बिहार ने साबित किया कि एसआईआर चल रहे थे। अभी 3 दिन पहले आदरणीय प्राइम मिनिस्टर और बिहार के मुख्यमंत्री जी ने 10-10 हजार रुपया महिलाओं के खाते में स्वरोजगार के लिए दिया है। तो ये कई परसेप्शन करने की कोशिश की, लेकिन बिहार की जनता और बिहार के मतदाता इसको स्वीकार नहीं की है। इनकी आदत ही है कांग्रेस का किसी तरह देश में एनार्की पैदा करना, किसी तरह संविधान को हाशिए पर ले जाना, किसी तरह संवैधानिक संस्थाओं को हाशिए पर ले जाना। जो दायित्व है एक पॉलिटिकल पार्टी का या पॉलिटिकल पार्टी के लीडर का जो हेड है, उन दायित्वों को निर्वहन न करके अनावश्यक देश में बातें कहते रहे। अब बताइए कितना खराब काम किया इन्होंने कि एसआईआर के मुद्दे पर देश ही नहीं विदेश में देश की छवि को खराब करने का काम किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप टीवी, और देखिए यहाँ पर भी बड़े आश्चर्य की बात है, संतोष जी अभी नहीं जुड़ रहे। अब या तो उनको मेरे सवाल तीखे लग गए या वो सच अब बोलने से घबरा, अब जो सच सामने आया उसके बाद कुछ बचा नहीं, क्योंकि मैंने फिर कहा था कि संतोष जी को जरा प्रयास किया जाए, लेकिन वो अभी नहीं जुड़ रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के पास जो एक जो मुद्दा हुआ करता था, क्योंकि सीधा सवाल है भाई, आपने कहा कि ये क्लियर होना चाहिए, वोटर चुनाव आयोग ने वो किया जो हम चाहते थे, अब चुनाव आयोग ने कर दिया, तो आप क्या स्वीकार करेंगे? इस सवाल के बाद किस तरीके से वो चले गए हैं, इसी से स्पष्ट होता है कि विश्वनाथ जी बहुत कंफ्यूज्ड है विपक्ष। कभी एसआईआर,
कभी पहले ईवीएम, फिर एसआईआर, अब एसआईआर से समझ में नहीं आया तो करप्शन, अब लगे हैं करप्शन का जिस तरीके से डोल पिट रहा है। करप्शन पर मुद्दा कौन उठा रहा है? जिनके ऊपर खुद करप्शन के चार्जेस हैं। तो इतने ज्यादा इन्होंने वर्सेटाइल मुद्दे, जो मूलभूत मुद्दे नहीं हैं, जिनका बिहार की जनता से फिलहाल कुछ लेना देना नहीं है, वैसे मुद्दे जबरन उठाकर एक परसेप्शन बनाने का प्रयास तो कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कोई फायदा मिल पाएगा इसका? विश्वनाथ जी। जी देखिए, जो विषय पूरे पटल पे रखा गया, तो बाई चांस कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि ये कहें कि नहीं ठीक है, अब तो ठीक है, हम आगे देखेंगे। मुझे लगता है उनके पार्टी के लोगों ने कहा हुआ ये क्या तुमने कह दिया। मुझे लगता है कहीं वो शायद पार्टी लाइन एक्सीड कर गए होंगे या वायलेट कर गए होंगे, इसलिए शायद उनको विड्रॉ कर लिया गया हो, जो कि कुछ तक कुछ तो तय किया गया होगा। विषय ये है, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस जिस पार्टी के साथ अभी चुनाव लड़ने जा रही है वो किसका प्रतीक थी? जिसका मतलब बिहार में अपराध का पर्याय थी आरजेडी। लालू राज को अपराध का पर्याय माना जाता था। उससे उबारने के लिए जब मतलब जेडीयू का शासन आया, उसके बाद तभी ना उन्हें सुशासन बाबू का नाम दिया गया। सुशासन शब्द उनको केवल लालू के कारण ही मिला है। हम अगर देखें तो इस कारण ही मिला है, उससे उबारा है जेडीयू ने उनको। अब इसके बाद अगर वो उसी पार्टी की गोद में जाकर फिर बैठते हैं और उसके बाद आरोप लगाते हैं उस व्यक्ति पे जिसने बिहार को उस दलदल से बाहर निकाला, तो कम से कम आम जनता के मन में तो कोई बात बैठेगी नहीं इस तरह। हाँ, आप बाकी इश्यूज छोटे छोटे, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वहां सब कुछ अच्छा हो गया है। डेफिनेटली वहां चेंज, बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जिनको अगर वो गंभीरता से देखते, उठाते, तो लोगों का जुड़ाव जरूर होता। कि उनके पास कहीं ना कहीं से मुद्दों की कमी थी विपक्ष के पास, और यही वजह रही कि इस तरीके के मुद्दों को सामने लाया गया। लेकिन बिहार की जनता है, बहुत स्मार्ट जनता है, और हम जब कहते हैं कि बिहार राजनीति में जो फलक पर चमकता है वो राजनीति और उत्तर प्रदेश, वो जो फलक है वो उत्तर प्रदेश और बिहार से ही निकलती है। तो वो राज्य जहां पर जेपी की जो धरती हो, जो कर्पूरी ठाकुर की धरती हो, वहां के अगर बाशिंदे से हम राजनीति को समझने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से वो जनता समझ रही है, वहां के लोग समझ रहे हैं। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आखिर तक उम्मीद करती रही कि संतोष जी शायद हमारे साथ आ जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद अब विपक्ष के पास भी शायद अभी फिलहाल कुछ नहीं बचा है, क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर आरोप लगा रहा था, चुनाव आयोग ने आज फाइनल लिस्ट जब जारी की तो स्पष्ट कर दिया कि केवल नाम कटे नहीं है, नाम जुड़े भी हैं, और उनके नाम जुड़े हैं जो बिहार के रहने वाले हैं, जो भारत के मूल निवासी हैं। नाम उनके कटे हैं जो इस दुनिया में नहीं है, नाम उनके कटे हैं जो बाहर जा चुके हैं, नाम उनके कटे हैं जो एक नहीं दो जगहों से अपना नाम दर्ज करा रहे थे, और नाम उनके कटे हैं जो घुसपैठिए हैं। तो अगर बिहार की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जाएगा तो बिहार की जनता भी अब ये समझ रही है कि ये प्रक्रिया संवैधानिक थी, क्योंकि ये बिहार को, देश को बचाने की प्रक्रिया है, घुसपैठियों को खदेड़ने की प्रक्रिया है। रण क्षेत्र में अभी बस इतना ही। फिर नए मुद्दे के साथ और बिहार के खास मुद्दों के साथ मुलाकात होती रहेगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।